कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CS CMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ओके, नाउ पे अटेंशन। सर और मैडम, हम जो देख रहे हैं फाइनल अकाउंट्स, कल आपको मैंने 7 चीज़ें लर्न करवाई थी, आज मैं वापस रिपीट करूँगा। हर एक चीज़ का वापस एक्सप्लेनेशन होगा, यहाँ पे फॉर्मेट होगा। हम लोगों ने क्या समझा था पहले उसको सुनिए। सर, इधर हम लोग शेड्यूल की बात करते हैं। सर, शेड्यूल 3 के हिसाब से आप लोग SY BCom में 2 चीज़ें बनाने वाले हो। आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी नया होगा और आपका जो ट्रेडिंग P&L है उसका फॉर्मेट भी नया होगा। जैसे कि सर, इस बार ये फॉर्मेट क्या है हम कैसे समझेंगे, तो आप लोगों को कल हमने कैसे उस चीज़ को पढ़ा था, पहले हमने कुछ चीज़ें लर्न कर ली नो। जैसे कि आपको सबसे पहला एडजस्टमेंट मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में जो आपको पता था वो बताता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक में हमने क्या सीखा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट दिया हुआ है 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 18,000, तो हमें कौन सा वैल्यू लेना चाहिए? दोनों वैल्यू लेने चाहिए या क्या करना चाहिए बताइए? तो अगर विच एवर इज लो, छोटे अमाउंट मतलब विच एवर इज लो, तो मैं ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था। चलो सर, तो हमको पता है कि अब ये इररिलेवेंट हो गया। हमको क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है? 18,000 वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 है, एक बैलेंस शीट है, एक P&L है। सर, पहले जिंदगी बहुत आसान थी। आप लोग क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट ट्रेडिंग में डाल देते थे, एक बैलेंस शीट के असेट में डाल देते थे। लेकिन कल मैंने आपको क्या समझाया? आप लोगों को बताते वक्त ही ये आदत डालनी होगी कि आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में बतानी होगी। जैसे कि बैलेंस शीट में एक पार्ट तुम्हारा क्या होता है? इक्विटी एंड व्हाट? लायबिलिटी। और दूसरा पार्ट्स क्या होता है? असेट। और मेरे को बताना क्लोजिंग स्टॉक असेट में कौन से पार्ट में जाता है? करंट असेट। करंट असेट में भी कहाँ पे? इन्वेंटरीज। बस ये वाली सीक्वेंस हमने समझा था कि सर, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड को, करंट असेट में कहाँ पे जाता है? इन्वेंटरी। और जब हम बात करते हैं P&L की, तो वहाँ पे पहला हेडर क्या था सर? इन रेवेन्यू फ्रॉम व्हाट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब ये डायरेक्ट एक्टिविटी से आने वाला पैसा था। ट्रेडिंग P&L की बात कर रहे हैं। दूसरा हेडर क्या था? अदर इनकम। अदर इनकम। तीसरा हेडर क्या था? इन दोनों का टोटल, जिसमें ऐसे दिया था 1 + 2। और चौथा हेडर क्या था? एक्सपेंसेस। और P&L का यही चीज़ है जो आपको बहुत सारे सेकेंड इफेक्ट, अब आपको पहले जिंदगी आसान थी, हम सीधा ट्रेडिंग में डालते थे। यहाँ पे अगर इस बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आया तो P&L का कौन सा हेडर? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में कौन सी चीज़? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट जाएगा। बोलो यस और नो? यस सर। तो थोडक्यात सर, म्हणजे इथं लक्षात ठेवायला ना की हर दिन हमको 7 चीज़ें करनी है। एडजस्टमेंट दी हुई है, एक दिन में भले लर्न नहीं होगा। मेरे साथ हर एक सेशन आपने अगर अटेंड किया तो ही ये चीज़ 5वें 6वें 7वें दिन तुमको लगेगी, अरे हाँ, अब किधर तो भी हमको ना 70-80% आ रहा है। तो ये चैप्टर महीने भर का ऐसे समझ लो। हाँ, लेकिन महीने भर बाद तुम डायरेक्ट इसमें प्रो रहोगे। बोले सर आता डायरेक्ट येतं, क्योंकि एक चीज़ पहली बार डिफ़िकल्ट होती है ना। कोई जैसे कि तुमको तो बचपन में 2 का जो टेबल था 2 × 2 = 4, ये भी डिफ़िकल्ट लगता था। लेकिन आज बहुत बार रिपीटेटिव प्रैक्टिस के बाद तुमको लगता है यार वो कुछ है ही नहीं। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, वो टेबल तुमको ना ऐसे ये ही आ जाता है। बट बचपन में उसी एक टेबल के लिए शायद पूरा दिन घलाया रहेगा। तो वैसे ही इसका भी है, इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा बट डिफिकल्ट है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट, वो बैलेंस शीट में किधर जाता है? असेट। असेट में कौन सा असेट? करंट असेट। और कौन सा हेड? इन्वेंटरीज।
दूसरा इफेक्ट जाएगा P&L। P&L में कौन सा मतलब कॉलम 4 एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओके, दूसरा एडजस्टमेंट किसका देखा था हमने, टेक्स्ट बुक में देखना पेज नंबर आपके निराली पब्लिकेशन के 3.52 है कि 54 है, 52 पे। दूसरा एडजस्टमेंट किसका था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके अलग अलग नाम बता दीजिए, क्या क्या नाम से जाना जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नाम क्या है, और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ये भी एक चीज है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। पहले ये समझ लीजिए क्योंकि इन सबका इफेक्ट एक ही होने वाला जो हम सीखेंगे। फिर सर चौथा, तीसरा नाम क्या है, एक्सपेंसेस पेएबल। अच्छा ये तो सिंपल है, एक्सपेंसेस पेएबल। ये कुछ भी नाम आया और एक्सपेंसेस की जगह पे क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा। सपोज रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट पेएबल, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। तो आपको सिर्फ मेन लैंग्वेज को ध्यान देना है। ओके, देन आफ्टर क्या है, एक्यूड एक्सपेंसेस। हाँ, अक्रूड एक्सपेंसेस मतलब भी क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये अलग अलग नाम है, देखिएगा। उसके बाद क्या है, अनपेड एक्सपेंसेस। बस खत्म हो गया ना, यस। तो 1 2 3 4 5 तरीके हैं, 5 चीजें जिससे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम आएंगे। हमको 5 सम करने पड़ते तब जाके समझता, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया हुआ है सर। 7 चौक कितनी 28, तो अपने को 26 22 ऐसे कुछ तो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो इसीलिए रोज ध्यान दीजिए, लगता है तो 2 दिन में एक एक चीज करूंगा, लेकिन वो तुम्हारा काम है की तुमको करना ही पडेगा। अदर अल्टरनेटिव्ह नाही, याला कोणताही शॉर्टकट नाही समजण्यासाठी। मतलब इसमें मेहनत है लेकिन समझ सब जाएगा। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अलग अलग नाम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कहा जाता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस पेएबल, अक्रूड एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस। ये कुछ भी रहा सर। अब इसको क्या होता है, जैसे कि मैं एक नाम ले लेता हूँ, रेंट। पहला आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, उसको और क्या बोल सकता हूँ, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। फिर मैं बोलूँगा रेंट पेएबल, फिर मैं बोलूँगा अक्रूड रेंट, फिर मैं बोलूँगा अनपेड रेंट। इसमें पता है कहाँ पे झोल होगा, 2 बातों में। रेंट ड्यू बट नॉट पेड, ये याद रखना, और अक्रूड रेंट भी क्या रहता है, आउटस्टैंडिंग रेंट। भावना भैया आता इफेक्ट कसे पोस्ट होता, मुझे बताना। एक्सपेंसेस जो पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है, वो तुम्हारा असेट होता है कि लाइबिलिटी होता है। लंबी सांस लो, आंसर दो मेरा। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, असेट है कि लाइबिलिटी। खुद की बात सोचने का, खुद पे लेने की बात। अगर मैंने किसी से पैसे या कोई सर्विस ली और पैसा देना बाकी है तो हमेशा मेरा क्या आएगा, वो लाइबिलिटी में रहेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक तो फिक्स है कि तुम्हारे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, यहाँ पे लाइबिलिटी मत बोलना, हेडर में क्या आता है, इक्विटी है, लाइबिलिटी में जाएगा। बट कहाँ पे, उसके 4 हेडर इक्विटी एंड लाइबिलिटी में। पहला क्या था, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा आता नहीं, वो कुछ तो एप्लीकेशन मनी वाला था। तीसरा क्या था, नॉन करंट लाइबिलिटी। और चौथा क्या था, करंट लाइबिलिटी। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से हेड में जाता है, करंट लाइबिलिटी। अब बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर कि करंट लाइबिलिटी म्हणजे काय आणि नॉन करंट म्हणजे क्या है, कि जो लाइबिलिटी तुमको 12 महीने से ज़्यादा वक्त के बाद पेड करना है, मोर देन अ ईयर, लॉन्ग टर्म के लिए जो है 10 साल का लोन, 15 साल का लोन, वो नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा। और जो लाइबिलिटी विद इन 12 मंथ्स आप क्या करने वाले हो, पे करने वाले हो, वो किधर जाएगा, करंट लाइबिलिटी। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी होगा विद इन 12 मंथ्स अपन पेड कर देते हैं, इसीलिए वो कौन से हेड में जाएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में भी सब हेड क्या होगा सर, क्या है सब हेड, अदर करंट लाइबिलिटी। ये तो हो गया एक इफेक्ट एडजस्टमेंट का बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड को, बराबर। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, P&L। और मुझे बताना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी ट्रायल बैलेंस में दिया होता था और आउटस्टैंडिंग सैलरी आता था, तो तुम लोग क्या करते थे उसमें, ऐड की लेस ऐड, कि अगर मेरे को पहले चीज़ आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी है और इस साल कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो मैं उसमें क्या कर देता था, ऐड। तो यहाँ पे अगर सैलरी से रिलेटेड है तो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। देखो कल की बात याद आ रही है क्या, P&L में 4 शेड्यूल एक्सपेंसेस, अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो क्या, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अदर दैन सैलरी कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो क्या,
फाइनेंशियल कॉस्ट। उसके बाद अगर सर पता ही नहीं, ना तो एम्प्लॉई है ना तो इंटरेस्ट है, तो क्या, अदर कॉस्ट। किधर भी जाएगा लेकिन वो होगा क्या, ऐड। इसलिए तुम्हारे फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट, मतलब इधर भी वो पेज नंबर 3.52 पे उन्होंने जब लिखा है ना P&L, वहाँ पे देखो ऐड लिखा होगा, लिखा है क्या, ऐड। वाई, बिकॉज वो वहाँ पे पर्टिकुलर ऐड ही होता है, हमको पहले पता था। ये कल की बात थी जो वापस आज बता रहा हूँ। फॉर्मेट हमको करना ही पड़ेगा, कितना भी कुछ हुआ, रात को मतलब शाम को 4 बजे, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, रात को सोने से पढ़ो, लेकिन इसको वैल्यू दो तो ही वो होगा। नहीं तो सर तुम कितने भी होशियार रहे लेकिन तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो होगा नहीं। ये था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर तीसरा आइडर क्या था, प्री पेड एक्सपेंसेस। लेकिन चलो इससे पहले मेरे को बताना, वेजेस आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट कहा जाएंगे बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी। पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस का, P&L में, एक्सपेंसेस में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। सैलरी आउटस्टैंडिंग किधर जाएगा, बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, हेडर नंबर 4 करंट लाइबिलिटी, उसमें अदर करंट लाइबिलिटी में, और यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर P&L में, एक्सपेंसेस में, एम्प्लॉय, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड क्या है वो, आउटस्टैंडिंग है ना, मैंने बोला ना, वो आउटस्टैंडिंग में से लैंग्वेज बदल जाएगी, किधर जाएगा, बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी में डालो, और P&L में, एक्सपेंसेस में, अब वो इंटरेस्ट है इसलिए कहाँ पे जाएगा, फाइनेंशियल कॉस्ट में। समझ रहा है, ओके। अक्रूड रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट। मैंने कहा था ना, नाम समझो, आउटस्टैंडिंग, ड्यू है ना, कि उसके बाद एक्सपेंसेस पेएबल, अक्रूड भी तो क्या होता, आउटस्टैंडिंग। तो एक हो जाता, क्योंकि लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, और दूसरा एक्सपेंसेस में, अदर इसमें डाला तो भी चलेगा। इतना समझा, ठीक है। प्रीपेड मतलब क्या सर, मैंने पहले ही पेड कर दिया है। मैंने एग्जांपल दिया था आपका मोबाइल, जिसमें आप जो सिम है वहाँ पे आप पहले रिचार्ज करते, बाद में महीना भर सर्विस यूज़ करते, और फिर आप मतलब वो असेट होता है आपका एक प्रकार से। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या था, लाइबिलिटी, वैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, असेट्स। मेरी बात इतना समझो, रोज रोज सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में बराबर जम जाएगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, असेट। लेकिन तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या रहेगा हमेशा, बोलो जल्दी, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या रहेगा, असेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, असेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, सब बोलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, असेट। ओके, अच्छा, उस प्रीपेड के अलग अलग नाम है अभी, जैसे कि एक तो है प्रीपेड, दूसरा क्या है, ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू, कि पे तो कर दिया लेकिन ड्यू डेट नहीं आया था। लैंग्वेज समझना पड़ेगा। और एक नाम है, ओके, ये तो एकदम सिंपल है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। सर मैंने एडवांस में दे दिया तो ये प्रीपेड है। फिर हाँ, ये है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ये कुछ ना अलग है, मतलब जहाँ पे आपकी लग सकती है। तुमको पता है कि प्रीपेड असेट है तो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी क्या रहेगा, असेट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद और ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसेस क्या, कैरी फॉरवर्ड। इसका मतलब भी ये क्या है सर, प्रीपेड ही है। तो एक चीज तो मुझे समझती है सर, यहाँ पे ध्यान दो हर्षो, एक चीज तो मुझे समझती है कि ये सबके दो इफेक्ट क्या होगा सर। ये क्या होता था तुम्हारे P&L में, अगर सैलरी प्रीपेड है तो तुम उसमें से क्या करते थे, माइनस। बचपन की बात है ये, जो सिंपल तुम्हारा फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट होता था। और एक किधर जाता था, बैलेंस शीट के कौन से साइड को, असेट साइड को। ये तुमको पता है कि नॉर्मल जब जिंदगी में फाइनल अकाउंट बहुत ईजी हुआ करता था, जब वो बच्चा था तो बहुत सिंपल था। एक तो प्रीपेड है तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से माइनस कर दो और बैलेंस शीट के असेट साइड को डाल दो।
बट ये तीसरी बात है अपने नए फॉर्मेट में कहाँ पे जाएगी। चलो बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी की असेट साइड कहाँ जाएगा, प्रीपेड असेट साइड। असेट साइड में नॉन करंट असेट की करंट असेट, इट इज करंट असेट। और करंट असेट में कहाँ पे जाएगा, लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन, लोन्स एंड एडवांस, ऐसे है ना वो, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। और एडवांस वर्ड आया ना वहाँ पे, तुमने क्या किया, वो एडवांस में पेड किया है और इसीलिए वो असेट है, इसीलिए तुमने यहाँ पे डाल दिया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड व्हाट, एडवांस में। कुछ नहीं बताऊंगा, पहले सीख लो। और दूसरा इफेक्ट P&L में एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में वही चीज़ होगी, एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट होगा, नहीं तो फाइनेंशियल कॉस्ट होगा, नहीं तो अदर होगा। सिर्फ नई बात ये है सर यहाँ पे, क्योंकि आप P&L में से लेस करते थे इसलिए वहाँ पे देखो लेस लिखा होगा। अब यहाँ पे फॉर्मेट में 3.52 पे दिख रहा है क्या, क्या लिखा है उन्होंने, लेस लिखा हुआ है, क्योंकि आप ये प्रीपेड क्या करते थे, लेस। पहले एक बार ये बार बार चीज़ें सुन लो, जब सम चालू होगा ना तुमको कनेक्ट होगा, अरे हाँ यार ये ऐसे हमने सुना था करके। तो कल की तीनों बातें वापस मैंने बताई। चलो एक सवाल मैं पूछता हूँ, सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस क्या है, प्रीपेड। सैलरी पेड इन एडवांस क्या है, प्रीपेड। तो किधर जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में, करंट असेट में, शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस। और दूसरा क्या होगा, एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाएगा, जो भी है वो देखेंगे अपन कैसे नोट्स बनाते हैं, सब सीखेंगे। पहले इतना तो याद रखो माइनस होता है, ठीक है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम 200, अरे अनएक्सपायर्ड बोला तो ये क्या हो जाएगा, प्रीपेड। और एक्सपायर्ड बोला तो क्या था, अक्रूड, ये क्या था, एक्सपायर्ड ही था ना, इधर था नहीं, अक्रूड था, वहाँ पे अक्रूड था, ठीक है। तो अनएक्सपायर अगर बोला तो क्या रहेगा, प्रीपेड। और प्रीपेड का वापस क्या जाएगा, असेट में, करंट असेट। फिर मैं बोलता हूँ रेंट कैरी फॉरवर्ड 200, इसका मतलब क्या, प्रीपेड। समझ में आ रहा। और रेंट कैरी फॉरवर्ड किधर जाएगा, बैलेंस शीट में, असेट में, करंट असेट, लो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और उधर क्या हो जाएगा, प्रीपेड है तो माइनस, खत्म। ये 1 2 3 बातें, मतलब पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक देखा, फिर रेंट वगैरह जो है आउटस्टैंडिंग की बात की, आउटस्टैंडिंग के नाम देखे, फिर प्रीपेड की बात की, फिर चौथा क्या था सर, अब ना सर ये दोनों जो हमने देखा, यहाँ पे ध्यान दो, ये स्टार कर रहा हूँ मैं, ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था जो आपका देना बाकी था, और ये आपका क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस था। तो 2 बातें हमने एक्सपेंस की देखी, अब 2 बातें हम क्या देखेंगे, इनकम की। अब ध्यान से बेटा, इनकम भी क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग, और इनकम भी क्या हो सकता है, प्रीपेड नहीं, ये रहेगा प्री रिसीव्ड, एडवांस में रिसीव। तो एक चीज़ याद रखना, अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो होता है असेट। जैसे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग क्या होता था तुम्हारा, लाइबिलिटी। अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा, असेट। सर ऐसे क्यों, तुम्हारी फीस मेरे लिए आना बाकी है तो लाइबिलिटी है कि असेट है। कभी भी इनकम बाकी है ना, वो डेटर होता है, वो तुम्हारा क्या होता है, आज ना कल मिलेगा, तो वो क्या होता है, असेट। इसलिए बेटा इनकम आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या रहेगा, असेट। लेकिन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से, प्री रिसीव्ड, वो क्या रहेगा, लाइबिलिटी। किसी की फीस मुझे पूरा आ गया है और पूरी फीस अगर आ गई है सर, तो वो बट ऑब्वियस क्या रहेगा बताना, तो मेरे लिए लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे तो पूरी बैच खत्म करनी पड़ेगी। तो सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस असेट की लाइबिलिटी, सोच के बोलने का, डायरेक्ट नहीं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इट इज लाइबिलिटी, और एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस असेट। आउटस्टैंडिंग इनकम असेट, ठीक है। अब चलो जाते हैं 4th पे, असेट। इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब वो कहा क्या है, दिखा अभी इनकम क्यों बोला पता है, 4th में उन्होंने क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और ढोकलो मैंने कल तुमको समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हारा क्या रहता, इनकम, और इसलिए हमने समझा क्यों इनकम आउटस्टैंडिंग है। उसके अलग अलग नाम दिए क्या, कुछ क्या क्या दिए, इनकम रिसीवेबल मतलब वही आउटस्टैंडिंग, फिर इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। फिर बस 2 इफेक्ट क्या सर, एक तो पता चल गया आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है, असेट।
तो बैलेंस शीट असेट, असेट में कहाँ पे करंट असेट, करंट असेट में कहाँ पे अदर करंट असेट, अदर करंट असेट सी। और दूसरा इफेक्ट क्या है सर, अदर इनकम में क्या करेंगे, हाँ दाऊ सर तिथं असेल बघा त्या क्लासरूममध्ये, हाँ बघा ना। ओके, दूसरा क्या है सर, यहाँ पे एक्सपेंसेस में ही जाएगा ना। अच्छा सर, यहाँ पे कुछ तो झोल हो गया सर कि हम हर बार एक्सपेंस डाल रहे थे क्योंकि एक्सपेंडिचर था। ये क्या है सर, इनकम है, तो ये तो एक्सपेंसेस में जाएगा ही नहीं। इसका दूसरा इफेक्ट ये तो कहा जाएगा सर फॉर्मेट में, क्योंकि इनकम के दो ही हेड है फॉर्मेट में P&L के। क्या, एक तो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक क्या है अदर इनकम। जैसे रेंट रिसीव्ड, लेकिन रेंट रिसीवेबल है तो तुम्हारा इनकम ही हुआ ना, इसीलिए वो कहाँ पे जाएगा, अब एक्सपेंसेस में न जाते हुए तुमको जो मिलने वाला इनकम है, जो नहीं मिला, वो जाएगा अदर इनकम में। बात खत्म। देखो वहाँ पे दिया हुआ है दूसरा इफेक्ट P&L में, दिख रहा है क्या, फोर्थ का। सर परत एकदा सांगता का, सांगतो। इंटरेस्ट ऑन काय सांगितले त्यांनी, इन्व्हेस्टमेंट, म्हणजे तुम्हाला ते पैसे मिळणार होते, तर तुमचा एक्सपेंडिचर आहे की इन्कम आहे, इन्कम। तो P&L मध्ये जर ते इन्कम आहे तर एक्सपेंसमध्ये जाऊ शकतं का, आंसर इज नो। ते कुठे जायला पाहिजे, इन्कम। फिर एक सवाल आता, सर फिर ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्यों नहीं आएगा, ये तो ट्रेडिंग वाले आइटम है, मतलब डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड ही यहाँ पे आएगा। छोटा मोटा सैलरी, वेजेस जो भी रहेगा, अदर इनकम जो तुमको मिलने वाला होगा, कमीशन रिसीव्ड या कमीशन रिसीवेबल, तो ये किधर चला जाएगा, अदर इनकम में। खत्म। चलो वापस एक बार मैं आपको कहता हूँ कमीशन रिसीवेबल, दो इफेक्ट बताओ क्या है। रिसीवेबल बोला, रिसीवेबल मतलब क्या, मिलना बाकी है, तो इनकम होगा। तो रिसीवेबल का पहले बैलेंस शीट वाला इफेक्ट बताओ। असेट की लाइबिलिटी, रिसीवेबल मतलब असेट, असेट में किधर आएगा, करंट असेट, करंट असेट में क्या, अदर करंट असेट, ठीक है। P&L में किधर जाएगा, रिसीवेबल, अदर इनकम, क्योंकि वो तुम्हारा इनकम है, रिसीवेबल, पेएबल वगैरह नहीं, और पेएबल होता तो एक्सपेंसेस में अपन डालते, लेकिन रिसीवेबल इसलिए क्या आया, इनकम। अच्छा मुझे बताना रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल है, पेएबल नहीं, रिसीवेबल। असेट की लाइबिलिटी, असेट, क्योंकि वो रिसीवेबल है, इनकम रिसीवेबल है, किधर जाएगा बैलेंस शीट में, करंट असेट, करंट असेट में अदर करंट असेट, और P&L में किधर जाएगा, अदर इनकम में। अच्छा मुझे बताना कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीवेबल ₹200, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीवेबल ₹200, और जैसे ही रिसीवेबल आया मतलब क्या, असेट, और इधर क्या, सेकेंड शेड्यूल में। ठीक है मालिक, ओके। चलो फिफ्थ नंबर क्या है, आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर। तो सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आया ना, तो डिबेंचर मतलब तुमने लोन लिया है, लोन लिया है तो तुम्हारा वो इंटरेस्ट देना बाकी है, और डिबेंचर पे आने वाला इंटरेस्ट तुम्हारा फाइनेंशियल कॉस्ट होता है, इतना याद रखना। तो एनीवेज एक्सपेंडिचर अगर देना बाकी है तो तुम्हारा सेम इफेक्ट ऐसे ही आएगा, इसके जैसा। एक इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में क्या, करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी में कौन से हेड में बोला है उन्होंने, अच्छा खत्म। सर ऐसा क्यों, डिबेंचर क्या है, तो नॉन करंट का लॉजिक समझेगा। व्हाट इज डिबेंचर, कितने लोगों को पता है। डिबेंचर मतलब कंपनी जब क्या करती है, शेयर्स मतलब शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, ओनर, और डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। ये याद रखो, जब मुझे पैसों की ज़रूरत है तो कंपनी क्या करेगी, मार्केट में जाएगी और लोग बोलेंगे ये देख भाई मैं तेरे को लोन दे रहा हूँ, मेरे को कुछ मेंबर बनने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे साल हो मेरे को इंटरेस्ट कंपलसरी चाहिए। डिविडेंड वालों को मिलता नहीं मिलता वो बात की बात है, मेरे को तेरा प्रॉफिट हो नहीं हो इससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे क्या चाहिए, जैसे ईयर खत्म मेरे को चाहिए क्या, इंटरेस्ट। बात खत्म। और इंटरेस्ट डिबेंचर यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 10 साल 12 साल वगैरह, तो लॉन्ग टर्म पे है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ पे चला गया सर, यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट में, कहाँ पे गया, नॉन करंट लाइबिलिटी में। इसमें कुछ सबहेड दिया है क्या, क्या दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटी में कुछ दिया है क्या, क्या दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऐसे कुछ तो दिया है क्या, फाइनेंशियल ऐसे, ठीक है ओके। दूसरा इफेक्ट क्या दिया है P&L का,
एक्सपेंसेस में कौन सा कॉस्ट? फाइनेंस। एकदम चिल मारो सर, रोज करो हो जाएगा। एक चीज़ को 100 बार करेंगे सर, इतना करेंगे कि सर ये करने के बाद सम पे जाएगा, और जब मैं ये करने के बाद सम पे जाऊँगा ना, तब तुम देखना, तुम बोलोगे अच्छा हुआ सर वो पहले करा लिया। सम से ज़्यादा करना ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि बच्चा यहाँ पे आके ही देखता है अल्टीमेटली। जैसे हमने प्री और पोस्ट में देखा था कि हमको बार बार पेज पर टर्न करना पड़ा था, वो मेथड हो गई थी क्योंकि उसका फॉर्मेट सिंपल था। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इसमें भी एक लेवल बाद वही कराऊंगा, लेकिन पहले ही लर्न रहा तो पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगे। थोड़ा प्रोसीजर मेरा लॉन्ग टर्म वाला है, बट वो इफेक्टिव है कि तुम्हारा फॉर्मेट बार बार लर्न होगा। ठीक है सर। तो सर यहाँ पे और एक चीज़ जो तुमको दी थी, इंटरेस्ट ऑन क्या बोला? डिबेंचर। तो अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डायरेक्ट आया तो तुम क्या करोगे? बैलेंस शीट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, और दूसरा इफेक्ट P&L के एक्सपेंसेस साइड को फाइनेंशियल कॉस्ट में। नेक्स्ट क्या था? छठवा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन तो एकदम सिंपल था। डिप्रिसिएशन आप किस में से माइनस करते हो? असेट में से। इसलिए वहाँ पे देखो असेट में टेंजिबल असेट कुछ तो दिया रहेगा, फिक्स असेट टेंजिबल दिया है क्या? मतलब वही ना, प्लांट मशीन इक्विपमेंट, नोट्स में मैंने आपको कल दिखाया था, मतलब उसमें से माइनस, फिक्स असेट में से क्या हो जाएगा? माइनस। और दूसरा इफेक्ट ना यहाँ पे P&L में एक्सपेंसेस, पेज नंबर 3.52 पे देखो, उधर अलग से ही हेड दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन दिया है क्या हेड? उधर चला जाता है। 6 खत्म। 7वां क्या था? बैड डेट्स। बैड डेट्स के क्या 2 इफेक्ट है? डेटर में से माइनस होता है ना वैसे, तो वो रिसीवेबल में से कुछ तो दिया रहेगा। देखो तो बैड डेट्स का क्या दिया है? असेट साइड। असेट साइड के कहा दिया है बैड डेट्स? देखो करंट असेट। करंट असेट में ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल में क्या क्या बोला है? देखो तो वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद P&L में क्या बोला है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये 7 हुआ है। अब तुमको ये जो 7 रिवाइज किया मैंने, राइट, अभी हम आज और 2-3 पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले 7 उल्टा जाओ। बैड डेट्स पहले देखो, रिकॉल करो, फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर, अभी अभी किया हुआ है वो करो। उसके बाद क्या होगा? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन क्या? इन्वेस्टमेंट, वो तुम्हारा इनकम होगा, वो देखो। फिर तुम्हारा ये प्रीपेड, फिर ऐसे 7 वापस कर लो, मेरे सामने पढ़ लो। चलो एकदम फटाफट दिमाग में ऐसे समझो कि यार भले नहीं याद आया तो देख के करो, लेकिन करो, पढ़ो। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। ये बुक दो ना। आज हम ना इलस्ट्रेशन 1 करेंगे, मतलब तुमको थोड़ा कुछ नया लगेगा, और उसमें सिर्फ इतना बोलना है कि असेट है कि लाइबिलिटी है। ठीक है, चलो। और फिर बाद में फॉर्मेट तो तुमको पता ही है। तो पेज नंबर 3.55 पे पहला सम है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। चलो आ जाओ, पेज नंबर 3.55 आ गए? 3.55। अब देखो पहला, एक्टिवा लिमिटेड अजमेर वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल कितना था बेटा? 20 लाख। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? जिनको नहीं पता बता दो। वो कैपिटल, वो लिमिट मैक्सिमम वाली जितना कंपनी लोगों से मार्केट में पैसा मांग सकते हैं। अथॉरिटी लेके रखी, इशू करेंगे नहीं करेंगे इसका कुछ लेना देना नहीं। तो अथॉरिटी कितना लिखे लेखा था? ऑथोराइज कैपिटल 20 लाख। ठीक है।
इनटू क्या 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। अब बच्चों को नहीं समझता सर क्या था कि वो लोग 20,000 इक्विटी शेयर क्या करेंगे, मार्केट में इशू कर सकते हैं। एक इक्विटी शेयर का प्राइस क्या रहेगा 100, तो अल्टीमेटली इसका टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा 20 लाख। और तुमने वही तो कहा था कंपनी ने ऑथोराइज कैपिटल का लिमिट कितना लिया हुआ है 20 लाख्स, और कितने शेयर वो मार्केट में इशू कर सकती है 20,000 शेयर्स। कितने का एक शेयर रहेगा 100 रुपीज़ का एक शेयर रहेगा। समझा क्या? परत एकदा सांगतो, ह्या लाईनचा अर्थ काय होता सर, कंपनीनी ऑथोराइज कॅपिटलची लिमिट लोक म्हणजे ROC कडनं किती परमिशन घेतली, लोकांकडनं किती पैसे ते मागू शकता 20 लाख रुपये, आणि ते काय इशू करतील त्यासाठी शेअर्स, किती शेअर इशू करू शकता 20,000, आणि एका शेअरची प्राइस काय 100। बरोबर, यहाँ तक तो लाइन समझी, आगे चल। The following ledger balance have been extracted from their books as on 31st March 2019। चलो पर्टिकुलर्स देखते हैं। शेयर कैपिटल, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर 100 ईच। शेयर कैपिटल मतलब लाइबिलिटी साइड जाएगा कि असेट साइड जाएगा, लाइबिलिटी ना, तो वहाँ से पेंसिल से एल कर दो लाइबिलिटी। ठीक है, देखो अपन ज़्यादा नहीं, बाद में देखेंगे।